नमस्कार, सवाल इंडिया का देख रहे हैं आप। मैं ताबिश हुसैन। इसकी शुरुआत करेंगे एक ताज़ा खबर से जो कि नोएडा से आ रही है। नोएडा के पारस टिएरा सोसाइटी में स्टूडियो अपार्टमेंट में आग लगने की खबर है। ये आग यहां पर बताया जा रहा है कि एसी में लगी है और इसको बुझाने की कोशिश भी यहां पर की जा रही है। और ये तस्वीरें जो यहां से निकल कर आई हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर ये आग आप लगती हुई देखेंगे। एसी भी यहाँ पर नजर आ रहा है और जो जानकारी यहाँ से आएगी वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन जो तस्वीरें अभी यहाँ पर सामने आई हैं वो आप देखिए। नोएडा की ये पारस टिएरा सोसाइटी है जहाँ पर स्टूडियो अपार्टमेंट्स हैं, जिसमें ये जो तस्वीरें दिख रही हैं सामने, इसमें आग लगती हुई दिखी है। और ये आग एसी में यहाँ पर लगी है, ये बताया जा रहा है। यहाँ एसी भी आपको लगा हुआ दिख रहा होगा जिसके करीब ये आग लग रही है यहाँ पर, और इसको बुझाने की कोशिश भी यहाँ पर की जा रही है। और कितनी जगह पर है ये, क्या इससे नुकसान हुआ है, ये जानने की भी हम कोशिश करेंगे। लेकिन ये काफ़ी ऊंची बिल्डिंग है, आप देखिए, और धुआं इस आग का ऊपर तक जा रहा है। कौन सी मंजिल पर है ये भी यहाँ पर जानना होगा। क्या लोग अंदर फंसे हैं, इसकी भी जानकारी हम आप तक पहुँचाएंगे। लेकिन जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो आप इस वक्त देखिए। आगे बढ़ते हैं और एक और बड़ी खबर का रुख करते हैं। ये मामला कॉर्डेलिया क्रूज ड्रग्स केस से जुड़ा हुआ है। यहां पर क्रूज ड्रग्स मामले में घिरे पूर्व एनसीबी अधिकारी समीर वानखेड़े को बॉम्बे हाईकोर्ट से राहत मिली है और उनकी गिरफ्तारी पर अगली सुनवाई तक का रोक जो है वो रहेगी। अगली सुनवाई अब इस मामले में 8 जून को होगी और सीबीआई ने 3 जून को जवाब दाखिल करने को कहा है। और आपको बताएं कि वानखेड़े को ये राहत जो है वो इन शर्तों पर मिली है कि वो व्हाट्सएप के माध्यम से कुछ भी पब्लिश नहीं करेंगे। समीर वानखेड़े कोई बयान मीडिया में नहीं देंगे और सबूतों से छेड़छाड़ नहीं करेंगे। उन्हें जब भी कहा जाएगा वो सीबीआई के सामने पेश होंगे। तो यहां पर समीर वानखेड़े को राहत तो मिली है, लेकिन व्हाट्सएप चैट पर सीबीआई बनाम वानखेड़े यहां पर कोर्ट में दिखा और इसमें समीर वानखेड़े थोड़े घिरे हुए भी नजर आए। दरअसल व्हाट्सएप मैसेज सर्कुलेट किए जा रहे हैं, सीबीआई का ये कहना था। और व्हाट्सएप मैसेज याचिका में है। समीर वानखेड़े ने इसके जवाब में कहा, उनकी तरफ से कहा गया कि याचिका से चैट जो है वो मीडिया को मिली है और हमने याचिका में भ्रष्टाचार के आरोप की वजह से चैट जो है वो यहां पर दिया था। और व्हाट्सएप चैट में कहा गया है कि मैं एक ईमानदार अधिकारी हूं, समीर वानखेड़े की तरफ से कहा गया कोर्ट में। और यह भी कि पिता ने खुद कहा कि उम्मीद है कि मेरे बेटे को सबक मिलेगा और यहां पर अगर मैंने पैसे के लिए बोलता मैं, तो वो मुझे ईमानदार अधिकारी नहीं बोलते। आज की, और इस पर जो सीबीआई की तरफ से कहा गया वो ये कि आज की बहस कुछ चैट्स के आधार पर है। हिरासत में बेटे से चिंतित पिता ने अधिकारी से बात की और व्हाट्सएप पर पिता की अपील को सर्टिफिकेट की तरह यहां पर इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ये जो बातचीत है वो रही आज कोर्ट में। सोहित हमारे साथ हैं। सोहित, राहत तो समीर वानखेड़े को मिल गई है, लेकिन ये व्हाट्सएप चैट काफी चर्चा में है और सीबीआई की तरफ से भी कहा गया कि इन व्हाट्सएप को, चैट्स को सर्टिफिकेट की तरह यहां पर इस्तेमाल किया जा रहा है। और क्या कुछ हुआ कोर्ट में? बिल्कुल, देखिए, सबसे पहले सीबीआई की ये मांग थी कि समीर वानखेड़े को जो इंटरिम रिलीफ मिली है उनके गिरफ्तारी से, वो ना मिले। हालांकि इस पर चर्चा करते समय उन्होंने कई सारे जिक्र किए, उसी में इन व्हाट्सएप चैट्स का जिक्र हुआ। दरअसल पिछले कुछ दिनों से शाहरुख खान और समीर वानखेड़े के बीच में जो चैट्स हुए हैं वो सामने आई हैं, जिसमें शाहरुख खान कहीं ना कहीं कह रहे हैं कि आप मेरे बेटे का ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ समीर वानखेड़े को एक जगह पर उन्होंने काबिल अफसर भी कहा है। और इसका जिक्र करते हुए पहले सीबीआई ने सवाल उठाया कि ये चीज़ें मीडिया में लीक करने की क्या ज़रूरत थी। इसका जवाब देते हुए समीर वानखेड़े के वकील जो थे आबाद पोंडा, उन्होंने कहा कि हमने ये लीक नहीं की, ये एक हमारी याचिका जो है उसका हिस्सा है और मीडिया को वहीं से ये मिला है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि इसकी ज़रूरत इस याचिका में इसलिए पड़ी क्योंकि आपको याद रखना चाहिए कि समीर वानखेड़े और बाकी लोगों के खिलाफ ये भी आरोप है कि उन्होंने 25 करोड़ रुपए के लेन देन का आरोप है उन पर आर्यन खान की गिरफ्तारी के बाद, जिस पर 18 करोड़ रुपए पर बात तय हुई थी, 50 लाख रुपए मांगे थे। ऐसे में कहा गया कि अगर मैंने ये सब पैसे मांगे होते तो शाहरुख खान मेरी तारीफ क्यों करते या मुझे ईमानदार या काबिल अफसर क्यों कहते। ये उनकी ओर से दलील दी गई। अब इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं अदालत ने समीर वानखेड़े को ज़रूर राहत दी है, लेकिन कई शर्तें रखी हैं। पहला शर्त यह है कि उन्हें जांच में सहयोग करना होगा। जब भी सीबीआई की ओर से पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा, समीर वानखेड़े को वहाँ पर
जाना होगा और जांच में सहयोग करना होगा। दूसरी बात यह है कि मीडिया से वो बात नहीं कर सकते हैं। मीडिया से बातचीत पर रोक लगाई गई है। कहा गया है कि आप ना ही मीडिया से बात करेंगे, मीडिया में कोई व्हाट्सएप चैट नहीं देंगे या इस मामले से जुड़े कोई भी चीज़ें मीडिया को आप नहीं देंगे। तीसरी एक शर्त यह है कि समीर वानखेड़े कहीं ना कहीं उन्हें ये भी कहा गया है इस पूरे मामले में कि जिस तरह से चीज़ें सामने आई हैं तो समीर वानखेड़े को ना ही गवाहों जो गवाह हैं या सबूत है उससे छेड़छाड़ करते हुए पाया गया तो इनकी गिरफ्तारी की जा सकती है। तो इन शर्तों के आधार पर उन्हें राहत ज़रूर मिली है। लेकिन ताबिश इसके अलावा भी अगर आप देखें तो उनकी मुश्किलें अब भी बनी हुई हैं, क्योंकि समीर वानखेड़े पर आरोप कई सारे हैं, जैसे कि ऐन मौके पर आर्यन खान और अरबाज मोहसिन का नाम इस पूरे मामले में जोड़ना, जैसे कि सीबीआई की ओर से जब एनसीबी की ओर से इस पूरे मामले की जांच की गई, जब सीसीटीवी फुटेज मांगा गया तब कहा गया कि सीसीटीवी फुटेज ही नहीं है। समीर वानखेड़े के खुद के आप एक्सपेंसेस और इनकम देख लीजिए और उनके लाइफस्टाइल को देख लीजिए। तो ऐसे कई सवाल हैं जिसे लेकर अब भी समीर वानखेड़े को जवाब और हिसाब देना बाकी है। उनके इंटरनेशनल ट्रिप्स हो, उनके एक्सपेंसिव वॉचेस हों, घड़ियाँ हों, उसे लेकर भी सवाल बरकरार हैं। लेकिन ज़रूर अदालत ने यह कहा है कि समीर वानखेड़े को कम से कम 8 जून तक गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है, बशर्ते वो जांच में सहयोग करें। अब सीबीआई की ओर से उन्हें बुधवार को एक बार फिर से बुलाया गया है। इससे पहले शनिवार और रविवार को 2 दिन 5-5 घंटों तक उनसे पूछताछ भी की गई है। और ये इसलिए भी एक बड़ी खबर है क्योंकि समीर वानखेड़े अब तक लोगों को बुलाते थे, लेकिन अब वो खुद अदालत में जाकर अपने लिए राहत की मांग कर रहे हैं और सीबीआई के दफ्तर में जा रहे हैं। तो ज़रूर व्हाट्सएप चैट से लेकर अलग चीज़ों पर बातचीत की गई। सीबीआई की ओर से भी कहा गया इस मामले में उन्हें अपनी याचिका दायर करने के लिए 2 हफ्ते का समय चाहिए। जैसे कि आपने कहा 3 जून तक सीबीआई से कहा गया है कि आप इस मामले में अपनी याचिका दायर कीजिए। उसके बाद जो समीर वानखेड़े के वकील हैं उन्हें 7 जून तक इस पर याचिका दायर करने या रिप्लाई फाइल करने का समय दिया गया है। जरूर और 8 जून मिल गया है, मामले की सुनवाई होगी। थोड़ा वक्त तो इनको जरूर यहाँ पर मिल गया है, एक राहत के तौर पर आप कह सकते हैं, लेकिन अब भी कई गंभीर सवाल हैं, आरोप हैं इन पर, जिनके जवाब इनको यहाँ पर देने होंगे। शुक्रिया सोहित आपका इस सब जानकारी के लिए। पुख्ता सुरक्षा के बीच कश्मीर में G20 टूरिज्म ग्रुप की बैठक आज से शुरू हो रही है और भारत ने बैठक से पहले अपना रुख भी यहां पर साफ करते हुए कहा है कि यहां आकर लोग देखेंगे कि धरती पर स्वर्ग कैसा होता है। आपको बता दें कि आतंकी साजिश के अलर्ट के बाद सुरक्षा के बेहद कड़े इंतजाम किए गए हैं। श्रीनगर में हो रही बैठक में 60 से ज्यादा प्रतिनिधि हिस्सा ले सकते हैं और आज होने वाली बैठक डल झील के तट पर शेर कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में आयोजित की जाएगी। G20 की टूरिज्म डेलीगेट्स वर्किंग ग्रुप की बैठक में पूरे क्षेत्र के सतत विकास को लेकर विस्तार से चर्चा होगी। दरअसल टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की ये बैठक आज से लेकर 24 मई तक यहां पर चलेगी और G20 पर्यटन मंत्रियों की अंतिम बैठक जून में गोवा में होगी। इस संदर्भ में ये बैठक महत्वपूर्ण है क्योंकि मंत्रियों द्वारा अपनाए जाने वाले ड्राफ्ट को श्रीनगर में अंतिम रूप यहां पर दिया जाएगा। हमारे सहयोगी नीता हमारे साथ जुड़ गई हैं। नीता, काफी महत्वपूर्ण है ये बैठक भी, इसकी तैयारियों के बारे में आप बताइए और दूसरा सुरक्षा को लेकर भी जो इंतजाम वहां पर किए गए हैं। बिल्कुल ताबिश, जो फर्स्ट लेग ऑफ बैठकें हैं वो शुरू हो गई हैं। 3 बजे यहाँ पे जो टूरिज्म मंत्री हैं मिस्टर जी.के. रेड्डी, साथ में MOS PMO जितेंद्र सिंह साहब और साथ में जो रामचरण हैं जो काफ़ी चर्चित जो अभिनेता हैं साउथ में, वो सब यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। जो डेलीगेट्स हैं वो वहाँ पर हैं, जहाँ पर जो फर्स्ट राउंड ऑफ मीटिंग्स हैं वो स्टार्ट हो गई हैं। टूरिज्म को लेकर, फिल्म टूरिज्म को लेकर ये जो चर्चाएं हैं वो यहाँ चल रही है। मैं इस वक्त SKICC के बाहर ही खड़ी हुई हूं। यही जो हॉल है जहां पर ये जो बैठकें हैं वो की जा रही हैं। यहां पर बताया जाता है कि टूरिज्म को लेकर, फिल्म्स को लेकर कश्मीर जो है वो कितना सक्रिय रहा है, ये बात आज खुद जो मिस्टर जितेंद्र सिंह हैं उन्होंने बताई। ये डल झील है, डल झील के आसपास पास ही ये जो SKICC है ये होटल स्थित है जहां पर ये बैठकें हो रही हैं। मिस्टर जितेंद्र सिंह
द्वारा बताया गया कि किस तरह से पुरानी मूवीज जो हैं वो यहाँ पे शूट होती थी, लेकिन 1990 के बाद ये जो सिलसिला है खत्म हो गया, क्योंकि यहाँ पर आतंक का जो साया है वो आ गया था। लेकिन अब उन्होंने उम्मीद की है, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पर शांति बहाली हुई है, उसके बाद जो बॉलीवुड है, विदेश के लोग हैं जो वो भी यहाँ पर मूवीज बनाने आएंगे। वो इसीलिए कह रहे थे क्योंकि जो कश्मीर है उसमें एक अपने आप में एक रोमांचक जो जगहें हैं, यहाँ पर आपको कुछ ही किलोमीटर की दूरी में स्नो भी मिल जाएगी, ग्रीनरी भी मिल जाएगी और साथ में वाटर बॉडीज भी मिल जाएंगी। तो ऐसे में कश्मीर जो है वो प्रोड्यूसर्स के लिए एक स्वर्ग माना जाता है। बताया जाता है कि पिछले दिनों में जो 370 मूवीज जो हैं वो यहाँ पर जो है वो शूट की गई हैं भारत फिल्म की, इंडियन फिल्म्स की। तो अब ये उम्मीद जताई जा रही है कि अब क्योंकि शांति बहाली यहाँ पर हो गई है तो यहाँ पर जो फिर से एक बार जो सिलसिला है वो यहाँ पर शुरू होगा। सुरक्षा के लिहाज से अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर बहुत चौकस इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि सभी 80 डेलीगेट्स जो हैं वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। मीटिंग जो है वो शुरू हो गई है। SKICC को पूरी तरह से सैनिटाइज किया जा चुका है। 3 टायर ऑफ सिक्योरिटी जो है वो यहाँ पर बनाई गई है, उन लेयर्स जो हैं वो ले की गई हैं, क्योंकि जो सुरक्षा एजेंसियों को बार बार इस तरह के इनपुट्स मिल रहे थे कि पाकिस्तान नहीं चाहता कि यहाँ पर दोबारा से जो इंटरनेशनल एक रिकग्निशन भारत को मिल रही है इस इवेंट को ऑर्गेनाइज करने से वो उसे मिले, तो वो कुछ गड़बड़ी करने की कोशिश में था। उसके मुताल्लिक यहाँ पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। ताबिश, बिल्कुल नीता, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। कितनी महत्वपूर्ण ये बैठक है ये भी आपने यहाँ पर बताया। नजीर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। नजीर, कश्मीर के लिए न सिर्फ भारत के बल्कि पूरी दुनिया से जो सैलानी हैं वो यहाँ की खूबसूरती को देखने के लिए आकर्षित होते हैं। और अब ये जो बैठक हो रही है इसको लेकर ये भी साफ कर दिया गया कि आप देखिए कि दुनिया में खूबसूरती जन्नत जो है वो कहाँ पर है। तो ऐसे में वहां के लोग इस टूरिज्म ग्रुप की बैठक को किस तरह से देख रहे हैं? जी, टूरिज्म की जो ये तीसरी जो मीटिंग है, शायद पूरे मुल्क को 2 मीटिंगों के बारे में मालूम ही नहीं है। ये इसीलिए कश्मीर की अहमियत है, यहाँ की खूबसूरती, यहाँ की सिचुएशन, यहाँ की डिप्लोमेटिक जो इसके हैं चैलेंजेस या नाइसिटीज हैं, उनको मद्देनजर रख के ये बहुत ही अहम मीटिंग बनी। अभी तक 118 मीटिंग्स हुई है G20 की, जब से इंडिया ने प्रेसिडेंसी G20 की संभाली है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये बन गई। और यहाँ जब ये लोग आए तो इनका काफी स्वागत हुआ। मेरे साथ इस वक्त है जम्मू कश्मीर जो सरकार है उसके टूरिज्म सेक्रेटरी सईद आबिद रशीद। आबिद साहब, आप बताएं कि कितनी आपके लिए, पर्यटक के लिए कितना अहम ये है, और आप क्या तवक्का करते हैं कि इस मीटिंग से जब ये सारे लोग आ जाएंगे, यहाँ पहुंचे आज पूरे दुनिया से या G20 कंट्रीज से, तो इससे क्या दुनिया में मैसेज जाएगा? देखिए, आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर को गॉड ऑलमाइटी ने बहुत इमेंस ब्यूटी, ग्रैंडियोसिटी, मैग्निफिसेंस बख्शी है। तो जम्मू कश्मीर एक वर्ल्ड ग्लोबल लेवल पे टूरिज्म स्पॉट है। इसमें किसी भी पर्सपेक्टिव का आप टूरिज्म ले लें, एडवेंचर टूरिज्म ले लें, लेजर टूरिज्म ले लें, पिलग्रिम टूरिज्म ले लें, और इस वक्त जो आज है फिल्म टूरिज्म की बात हो रही है, तो फिल्म टूरिज्म ले लें, तो ये मुझे लगता है वी आर सो रिच एज अ टूरिज्म डेस्टिनेशन ऑन अ ग्लोबल स्केल दैट आई थिंक दैट देयर इज अ ब्रांड जम्मू कश्मीर, एंड इन टर्म्स ऑफ टूरिज्म जम्मू कश्मीर हैज इट्स ओन ब्रांड व्हिच इज वर्ल्ड फेमस, पूरी दुनिया में फेमस है। तो इससे क्या आज जो कश्मीर के जी आज की इस मीटिंग से मुझे लगता है जम्मू कश्मीर के टूरिज्म को, जम्मू कश्मीर की ब्यूटी को, मैग्निफिसेंस को पूरी दुनिया पे ग्लोबल स्केल पे पहुंचाने में एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज जाएगा। इट इज एन इंपॉर्टेंट इवेंट फॉर अस इन जम्मू कश्मीर टू प्रोजेक्ट एंड प्रमोट। तो आज मैंने अभी देखा, यहाँ क्राफ्ट का भी देखा, हर तरह के, चाहे पेपर माशी हो, कालीन बनाने हो, ये भी सभी चीज दिखाई जाएंगी उनको। और आज इनको, आज डेलीगेट्स को आप डल झील में जो इसके पीछे है, तो 100 शिकारा आपने बुक किए हैं इन डेलीगेट्स के लिए। देखिए, जम्मू कश्मीर सिर्फ मेरे ख्याल है बाग, बगीचे या किसी और चीज का नहीं है, तो देयर इज एन ऑल एनकम्पासिंग कल्चरल एलिमेंट टू इट। तो JNK का एक बड़ा जबरदस्त एक सेंचुरीज ओल्ड हिस्टोरिकल BC के 3000 BC से तक के सेकंड ओल्डेस्ट सिटी डॉक्यूमेंटेड इन साउथ एशिया व्हिच श्रीनगर इज। सो देयरफॉर इसका एक टेस्ट, इसका एक फ्लेवर देने के लिए सब डेलीगेट्स को हमने उनके लिए हैंडीक्राफ्ट हैंडलूम के स्टॉल्स और एग्जीबिशंस डू इट, और वाजवान भी जरूर। और वाजवान की एक कहानी आपको मैं सुनाऊं। यह दूसरी दफा है जब इस तरह का बड़े पैमाने पे इंटरनेशनल एक इवेंट हुआ कश्मीर में। पहले 1955 में हुआ था, जब
मिस्टर क्रिश्चोव थे, जो फर्स्ट सेक्रेटरी थे कम्युनिस्ट पार्टी के सोवियत यूनियन के, वो यहाँ आए थे दिसंबर 1955 में। जब वो यहाँ पहुंचे उस वक्त जम्मू कश्मीर के जो प्रधानमंत्री थे उसका वजीर आजम कहते थे बख्शी गुलाम अहमद थे। वापस लौटूंगा, लेकिन इस वक्त रामचरण भी वहां पर हैं, वो कुछ बोल रहे हैं, वो भी देख लेते हैं। Which makes complete sense, and you also became in every way the global face of India through its cinema, through the funds and through RRR, of course. Now I'm just wondering, if you were to meet, and you did meet so many filmmakers from across the globe when you were out there in the US and other countries as well, if you were to invite filmmakers from across the world to this country to come and shoot, especially someone who's been in films for so long, what would the place, where would you start from? What kind of places would you definitely tell filmmakers from across the world to come and shoot here? What are the more places that you've shot at? Well, I've shot in many countries, from the east to the north. I've shot in Iceland, Right. the coldest. But the coolest places you shot here in India. In India? Yeah. So if you were to invite filmmakers You know, from around the world. it is so cliched right now if Right. I say this. Hmm. You won't believe. I swear to God, please guys, don't take me for this word. Kashmir is that kind of a place. I've been coming here because my dad is in the same industry. He's been working as an actor since 45 years. So I'm the second generation in my family. I was coming here since I was probably 1986. That's the first time I visited Kashmir. My dad has shot extensively in Gulmarg, Sonmarg, all these beautiful areas. I used to come as a child. It used to be something, if I was invited by my dad to Kashmir, it used to be like I have achieved something that summer, in the summer holidays. It's like an achievement. And you will not believe, I have shot in this auditorium 2016, in this beautiful auditorium in Kashmir, a movie called Dhruva, where I play Police Academy, graduating out of a police academy. I've shot in this, I've sat in that chair, and I've shot. And this place has something magical. It draws people. It draws the attention of people. And no matter what we hear about Kashmir or whatever, this is such a surreal feeling when you come to Kashmir. It's been 95 years Indian film industry has begun. It will take another 95 years to explore Kashmir, let me tell you that. It's that beautiful. In one lifetime, as a tourist, as an Indian, and I feel when I come to Kashmir as a place, because it's something I look up to. Wow, my dad is taking me to Kashmir, that means I've done something good. This is a beautiful, untapped place. And I also slightly feel people don't tap it too much because it is so raw, it is so virgin, it is so untapped. So untapped. I want this beautiful paradise on earth to remain like this. Sometimes there are some beautiful forest reserves in India, from the north to the south, and most of it we speak and most of it is unknown. And especially in Andhra Pradesh, we have this Srishalam forest, Amrabad. It's got the biggest tiger reserve. 65 plus tigers we have. It is the largest tiger reserve in India. And my wife works with the tribals and the community there to keep them occupied, not to induct. तो ये महत्वपूर्ण बैठक यहाँ पर G20 की हो रही है कश्मीर में, और इसमें रामचरण यहाँ पहुंचे हुए थे। दक्षिण के बड़े स्टार हैं और अपने अनुभव वो कश्मीर को लेकर बता रहे थे। एक ब्रेक लिए रुकते हैं। 2000 रुपए के नोट वापस लेने के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल हुई है। बीजेपी नेता और वकील अश्विनी उपाध्याय ने याचिका दाखिल की है और आरबीआई और एसबीआई के नोटिफिकेशन को निष्क्रिय घोषित करने की मांग इसमें की गई है। हमारे सहयोगी आशीष भार्गव हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशीष, एक तरफ तो लोगों की जो सवाल है उनके जहन में उनको दूर किया जा रहा है कि किस तरह आप नोटों को बदल सकते हैं, दूसरी तरफ ये याचिका दाखिल की गई है, इसमें क्या चिंताएं जो है वो जाहिर की गई है?
जी देखिए, इसमें कहा गया कि इस तरह ब्लैक मनी और जो बेनामी संपत्ति है उस पर रोक नहीं लग पाएगी। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट जो है दखल दे, केंद्र सरकार को आदेश दे कि ब्लैक मनी और बेनामी जो धन है उसको रोकने के लिए कड़े कदम उठाए जाएं, कड़े उपाय किए जाए। साथ ही साथ कहा है कि आरबीआई और एसबीआई को डायरेक्ट किया जाए कि वो लोग सिर्फ जमा प्रमाण पत्र के साथ ही पैसे जमा कराएं और सिर्फ अकाउंट में जमा हो ये पैसे। सबसे बड़ी बात यह है कि सिर्फ बैंक खाते में जमा करें और लोग सिर्फ अपने ही बैंक खाते में ये 2000 के नोट जमा कर पाएं। उनका ये कहना है कि ये जो आदेश आरबीआई ने जो नोटिफिकेशन जारी किया है कि बिना मांग पर्ची के और बिना किसी प्रमाण पत्र के, प्रमाण के आधार के बिना आप सीधे पहचान के आधार के बिना सीधे नोट एक्सचेंज करा सकते हैं, ये तर्कहीन है, मनमाना है और संविधान के अनुच्छेद 14 यानी समानता के अधिकार के खिलाफ है। इसलिए उन्होंने मांग की है दिल्ली हाईकोर्ट से कि वो इस मामले में दखल दे और केंद्र सरकार को आदेश दे। तो इस मुद्दे पर कल एक अहम सुनवाई हो सकती है। जी बिल्कुल, कल अहम इसमें सुनवाई जो है वो हो सकती है। शुक्रिया आशीष आपका सब जानकारी के लिए। तो ये मामला जिसमें पीआईएल यहाँ पर दाखिल की गई है, इसमें आपको ये भी बताएं कि जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है उसने गाइडलाइंस जो हैं वो क्या जारी की हैं, वो भी आप देखिए यहाँ पर। दरअसल सोशल मीडिया पर अटकलें जो है वो चल रही थी कि बैंक में फॉर्म भरना होगा, लेकिन एसबीआई ने इसको लेकर साफ कर दिया है कि ऐसा कुछ नहीं करना होगा और ना ही नोट बदलवाने के लिए पहचान पत्र की आपको जरूरत होगी। तो 2000 रुपए के अगर आपके पास नोट हैं तो उनको बदलवाने के लिए आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी ये बताया जा रहा है बैंकों की तरफ से। एसबीआई जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है उसने गाइडलाइंस को लेकर जारी की हैं, जिसमें बताया गया कि सोशल मीडिया पर जो अटकलें चल रही हैं उससे अलग बैंक में फॉर्म भरना जो होगा कहा जा रहा है। लेकिन एसबीआई ने साफ किया है कि ऐसा कुछ नहीं है, नोट बदलने के लिए पहचान पत्र की ज़रूरत आपको नहीं होगी। और ये जो नोट बदलवाने के लिए यहाँ पर एसबीआई की तरफ से जो सवाल थे लोगों के जहन में उसको यहाँ पर साफ किया गया है और इसी को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में जनहित याचिका भी जो है वो दाखिल की गई है। तो सवाल सबके सामने है कि 2000 के नोट को जो अगर आपके पास हैं तो उसका क्या किया जाए, इन्हें कैसे बदला जाए, इन्हें कितनी बार बदला जा सकता है। ऐसे सारे सवालों के जवाब दे रही हैं हमारे सहयोगी साक्षी बजाज। क्या आप ये सोच रहे हैं कि अपने 2000 के नोटों के साथ अब क्या किया जाए? तो जी हाँ, आपके जो सारे सवाल हैं उनका जो जवाब है अब हम आपको देंगे। सबसे पहला सवाल जो ये था, क्या बैंक्स जो हैं अलग अलग बैंक्स पे बार बार आप जा सकते हैं अपने 2000 के नोट जो हैं बदलने? तो सोर्सेस के अनुसार, सूत्रों के अनुसार इसका जवाब है हाँ। लेकिन लोग ये भी पूछ रहे हैं क्या एक ही बैंक में हम बार बार जा सकते हैं 2000 के नोट बदलने के लिए? तो सूत्रों के अनुसार अभी के लिए इसका जवाब भी हाँ है कि आप ये कर सकते हैं। लेकिन एक और सवाल जो आया वो ये है कि जो बैंक्स में रश है, लाइन है, हर चीज़ के लिए जब याद रखिए ऐसी अनाउंसमेंट्स होती हैं तो बहुत रश हो जाता है, क्राउड हो जाता है, तो क्या बैंक्स इसके लिए जो है इस सिचुएशन को संभाल पाएंगे? तो आरबीआई ने कहा है कि येस, उनको मैंडेट दिया गया है बल्कि बैंक्स को कि गर्मी के लिए और जो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो है ध्यान दिया जाए और इस पे जो है काफ़ी ज़्यादा जो है इम्प्लीमेंटेशन भी है ऑन ग्राउंड जो होनी चाहिए। पैनिक और रश की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी आरबीआई ने ये कहा है कि देखिए अभी पैनिक और रश करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपके पास कम से कम 4 महीनों का जो है समय है, तो इसीलिए कोई रश जो है उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। क्या आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए अब ये 2000 के नोट जो हैं बदलाव करने के लिए, बदलने के लिए? तो उसका भी जवाब जो है याद रखिए एसबीआई ने ऑफिशियली भी दिया है और उसका जवाब जो है अभी तक ये है कि नहीं, आपको डॉक्यूमेंट्स की कोई ज़रूरत नहीं है 2000 के नोट्स बदलने के लिए। लेकिन पिछले 2 दिनों में हमने एक क्लियर ट्रेंड देखा है, चाहे वो डॉक्टर हो कि फ्यूल स्टेशन हो या ब्यूटी पार्लर भी हो, कि 2000 का नोट जो है लोग जो है मना कर रहे हैं। पहले जिस चीज़ के लिए वो इतना मना नहीं कर रहे थे, अब वही 2000 के नोट के लिए वो मना कर रहे हैं। एक किस्म का एक डर है, एक पैनिक है। तो आरबीआई ने ये कहा है कि देखिए ये जो है नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो 2000 के नोट हैं वो अभी भी लीगल टेंडर हैं। तो सबसे बड़ा सवाल जो ये आ रहा है कि क्या 2000 के नोट जो हैं वो सितंबर 30 के बाद भी लीगल टेंडर रहेंगे? तो इसका क्लियर जवाब जो है अभी के लिए है हाँ।
वो रहेंगे लीगल टेंडर। तो फिर सब सोच रहे हैं कि अच्छा सितंबर 30 के बाद क्या होगा। तो आरबीआई ने ये कहा है कि देखिए हम सबको इंकरेज कर रहे हैं एक तरह से कि जो 2000 के नोट हैं उनको बदलने के लिए सितंबर 30 तक, सितंबर 30 तक कि हर पॉलिसी की जो एक शुरुआत होती है उसका एक अंत भी होता है। एक तरह से वो एक प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन करना चाहते हैं, एक टाइम फ्रेम देना चाहते हैं। और याद रखिए कि सितंबर 30 के बाद जो है आरबीआई शायद कोई डिफरेंट राइडर्स या कोई डिफरेंट इसका जो है पॉलिसी लेके आ सकता है एक्सचेंज के लिए। इसीलिए वो बोल रहे हैं कि देखिए इस प्रोसेस को जो है अभी बिना किसी पैनिक के, बिना किसी चिंता से फॉलो किया जाए। तो सीधी तस्वीरें हम आपको ऑस्ट्रेलिया की दिखा रहे हैं, जहां पर पीएम मोदी अब पहुंचे हैं और यहां पर उनका स्वागत जो है वो किया जा रहा है। अहम बैठकों में यहां पर पीएम मोदी हिस्सा लेंगे। तो जापान, पापुआ न्यू गिनी के बाद अब ऑस्ट्रेलिया का दौरा जो है वो पीएम मोदी का यहाँ पर सुधाकर दास हमारे साथ और यहाँ पर उनको रिसीव करने के लिए जो लोग हैं वो पहुंचे हैं। और ये अब से थोड़ी देर पहले उनका विमान है वहां पर पहुंचा और अब ये तस्वीरें जो वहां से सामने आई हैं वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। टूट गया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि 3 देशों की यात्रा पर गए हैं। पहला पड़ाव उनका जापान रहा था, दूसरा पड़ाव पीएनजी और अब अपने तीसरे पड़ाव पर ऑस्ट्रेलिया पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो पीएम मोदी जिस तरह ये 3 देशों की अपनी यात्रा पर जो है इस विदेश यात्रा में थे, उसमें से 2 पड़ाव जो है वो पूरे हो चुके हैं, जिसमें शुरुआत जो है वो यहाँ पर जापान से हुई, उसके बाद पापुआ न्यू गिनी और उसके बाद अब ऑस्ट्रेलिया पीएम मोदी यहाँ पर पहुंचे हैं और उनका यहाँ स्वागत जो है वो किया जा रहा है। उमा शंकर सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। उमा, ऑस्ट्रेलिया पीएम अब पहुंच गए हैं, उनकी इस विदेश यात्रा का तीसरा पड़ाव जो है वो अब यहाँ पर शुरू हो रहा है। यहाँ पर क्या कुछ होना है, क्या कुछ खास रहने वाला है? जी देखिए, अभी पीएम ऑस्ट्रेलिया पहुंचे हैं। पीएम का जो ये दौरा था वो क्वाड बैठक के लिए होना था, लेकिन क्वाड बैठक क्योंकि हिरोशिमा में ही हो गया, तो इसलिए पहले दौरे को लेकर सेंसर था, लेकिन बाद में प्रधानमंत्री मोदी जो हैं उन्होंने इस दौरे को लेकर आगे बढ़ना मुनासिब समझा। और अब जब वहां पे पहुंचे हैं तो जाहिर सी बात है कि द्विपक्षीय मुद्दों पर बातचीत होगी। हालांकि जो ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर हैं उनके साथ पीएम मोदी की हिरोशिमा में भी मुलाकात हुई, लंबी बातचीत हुई। और अब जब ऑस्ट्रेलिया पीएम पहुंचे हैं तो फिर से द्विपक्षीय मुद्दों पर जो बात है वो होगी, खासतौर पे व्यापार को लेकर और व्यापारिक रिश्तों को आगे बढ़ाने को लेकर। एक अहम बात ताबिश की, कल भारतीय समुदाय के लोगों को प्रधानमंत्री मोदी संबोधित करेंगे और जब वो संबोधित करेंगे तो उस समय ऑस्ट्रेलिया के पीएम भी उनके साथ होंगे। तो ये एक बड़ी बात है, क्योंकि भारतीय समुदाय को जब पीएम संबोधित करेंगे तो जो ऑस्ट्रेलिया के पीएम हैं उन्होंने ये कहा है कि वहाँ पे वो इसलिए मौजूद रहेंगे क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की जो डाइवर्सिटी है वहाँ पे जिस तरह से अलग अलग कल्चर, अलग अलग रीजन के लोग रहते हैं, उस लिहाज से काफी अहम है। तो प्रधानमंत्री का ऑस्ट्रेलिया का जो दौरा है द्विपक्षीय लिहाज के साथ साथ जो एक वहाँ पे भारतीय मूल के लोग रहते हैं उनके उत्साह को, उनके जोश को बढ़ाने के लिए भी काफी अहम है। और सीईओ के साथ कल जो बिजनेस जो इंडस्ट्री के जो लोग हैं उनके साथ प्रधानमंत्री की कल एक बैठक है। उस बैठक में जाहिर सी बात है कि जो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच जो व्यापार है उसको लेकर बातचीत होगी, जो निवेश है उसको बढ़ाने को लेकर बातचीत होगी। तो जो 3 देशों के दौरे पर पीएम निकले थे, जैसा कि आपने बताया कि पहले जापान में थे, वहाँ पे कई द्विपक्षीय मुलाकातें हुई, उसके बाद पापुआ न्यू गिनी पहुंचे, वहां पर 14 देश का जो फोरम है उसको प्रधानमंत्री ने संबोधित किया, उनको भरोसा दिया कि एक भरोसेमंद पार्टनर के तौर पे भारत उनके विकास के लिए काम करता रहेगा। और अब आखिरी चरण के तौर पर सिडनी पहुंच गए हैं, जहां पे जो कार्यक्रम है, जो कि बैठकों का जो सिलसिला है वो कल सुबह से शुरू होगा और फिर कल शाम ऑस्ट्रेलिया समय के हिसाब से शाम 6 बजे जो भारतीय समुदाय है उसको प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे। तो अभी जो दृश्य हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि इस तरीके से वहां जब एयरपोर्ट पे उतरे हैं तो उनका स्वागत वहां पर किया गया है। और हमने ये भी देखा कि पापुआ न्यू गिनी में जब पहुंचे थे कल रात को तकरीबन 10 बजे स्थानीय समय के हिसाब से, तब उनका भव्य स्वागत किया गया था और अब सिडनी में उनका स्वागत किया जा रहा है और उनके बैठकों का जो सिलसिला है वो कल सुबह से शुरू होगा।
बिल्कुल उमा, जो बैठकें यहाँ पर होंगी वो तो महत्वपूर्ण हैं ही। ऑस्ट्रेलिया के साथ जो हमारे रिलेशंस हैं वो भी हम जानते हैं कि क्वाड में ही, न सिर्फ क्वाड में बल्कि दोनों मुल्कों के बीच जो रिलेशन है वो भी काफ़ी यहाँ पर मायने रखते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया के लिए उनकी फॉरेन पॉलिसी में भारत जो है वो महत्वपूर्ण स्थान रखता है। हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है ऑस्ट्रेलिया के साथ रिश्ते जो हैं, और यहाँ पर विशेषकर अगर इस दौरे की बात करें तो वहाँ पर किन चीज़ों पर जो है वो ध्यान रहेगा? जी देखिए, ऑस्ट्रेलिया के साथ हमारे जो रिश्ते हैं वो न सिर्फ व्यापारिक वजहों से, आर्थिक वजहों से, बल्कि स्ट्रेटेजिक रूप से भी काफी अहम है। और इसलिए हमने देखा है कि जो क्वाड का गठन किया गया, जिसमें भारत के साथ ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका जैसे देश हैं, तो जो पैसिफिक रीजन में जिस तरीके से चीन अपना वर्चस्व बढ़ाने की कोशिश में लगा रहता है और इसी रीजन में ऑस्ट्रेलिया आता है, तो जाहिर सी बात है कि ऑस्ट्रेलिया का जो साथ है वो काफी अहम है रणनीतिक तौर पर। दूसरी बात, जहां तक व्यापारिक तौर पे बात है, तो लगातार जो प्रधानमंत्री मोदी 2014 में पहली बार गए थे ऑस्ट्रेलिया, और अब ये दूसरा दौरा है उनका ऑस्ट्रेलिया का, और इन दरमियान कई बार उनकी मुलाकात अलग अलग फोरम पे ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री से होती रही है। और ये जो दौरा है इस लिहाज से काफी अहम है क्योंकि क्वाड के लिए दौरा होना था, लेकिन वो क्वाड जो है हिरोशिमा में हो गया। उसके बावजूद द्विपक्षीय रिश्तों को आगे बढ़ाने के लिहाज से इस दौरे को किया जा रहा है, जो कि ऑस्ट्रेलिया के पीएम के इन्विटेशन पर हो रहा है ये दौरा। तो इसकी अहमियत समझी जा सकती है कि किस तरीके से भारत और जो ऑस्ट्रेलिया है वो आपसी संबंधों को नई ऊंचाई देना चाहते हैं, और इसलिए इस दौरे की अहमियत ज्यादा बढ़ जाती है। और जैसा कि मैंने बताया कि बिजनेस जो लोग हैं उनके साथ, सीईओ जो हैं उनके साथ कल की बैठक है वो भी एक अहम बैठक है प्रधानमंत्री की, और द्विपक्षीय बातचीत तो होगी, साथ में भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री मोदी, जिसमें कि ऑस्ट्रेलिया के पीएम भी मौजूद रहेंगे। बिल्कुल, काफी अहम रहने वाला है ये दौरा भी। उमा, बहुत शुक्रिया आपका। तो बिजनेस लीडर्स से यहाँ पर पीएम की मुलाकात होनी है, द्विपक्षीय बातचीत भी होगी, और साथ ही जो भारतीय समुदाय के लोग वहां पर रहते हैं उनको भी जो है कल पीएम यहाँ पर संबोधित करेंगे। एक ब्रेक के लिए यहाँ रुकते हैं। तो पीएम मोदी ऑस्ट्रेलिया जो है वो पहुंचे हैं अपने विदेश दौरे के तीसरे पड़ाव में, और यहाँ पर आप देखिए अब से थोड़ी देर पहले जब वो वहाँ पहुंचे तो उनका स्वागत किया गया, और अब जो लोग वहाँ पर उनके स्वागत के लिए खड़े थे उनके बीच पीएम हैं, और आप देखिए भारत का तिरंगा झंडा लेकर, और बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद हैं। कुछ लोग मोबाइल से फोटो भी जो है वो खींच रहे हैं। तो एक लोगों के बीच क्रेज रहता है पीएम मोदी के विदेश दौरे के दौरान जब उनको वो अपने बीच पाते हैं, और पीएम भी कुछ इसी अंदाज में उन लोगों को निराश नहीं करते हैं जो लोग उनसे मिलने के लिए यहाँ पर आते हैं, उनको रिसीव करने के लिए आते हैं। आप यहाँ पर भी देखिए पीएम उनसे मिल रहे हैं, हाथ मिला रहे हैं, और बड़ी संख्या में जो भारतीय वहाँ पर रहते हैं वो आपने देखा कई जगह पर, कई देशों में जब पीएम मोदी अलग अलग दौरों पर रहे तब भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें देखने को मिली जहाँ पर बड़ी संख्या में लोग वहाँ पर मौजूद रहते हैं। और यहाँ भी ऑस्ट्रेलिया जब पीएम पहुंचे हैं अपने ऑस्ट्रेलिया के इस दौरे में तो लोग उनको रिसीव करने के लिए आए हैं, और पीएम भी उनसे हाथ मिलाकर उनके साथ फोटो खिंचाकर जो है उनका जो अभिवादन है उसको स्वीकार कर रहे हैं। तो ऑस्ट्रेलिया का दौरा पीएम मोदी का ये भी काफ़ी अहम जो है वो रहने वाला है। इस 3 देशों के जो दौरे में ये तीसरा पड़ाव है ऑस्ट्रेलिया का। यहाँ पर आप देखिए पीएम यहाँ पर बिजनेस इंडस्ट्री के लोगों से भी मुलाकात जो है वो करेंगे, द्विपक्षीय बातचीत भी यहाँ पर होनी है। ऑस्ट्रेलिया और भारत के रिश्ते आप जानते हैं काफ़ी अच्छे रहे हैं, और कई ऐसी इन दोनों देशों के बीच मुद्दे हैं जिनको लेकर और बेहतर करने के लिए यहाँ पर चर्चा जो है वो हो सकती है। हमारे और जो भारतीय समुदाय के लोग हैं उनको भी कल पीएम मोदी को जो है संबोधित करना है, उसके लिए भी एक कार्यक्रम है। उमा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। उमा, आपसे थोड़ी देर पहले आपसे बात हो रही थी, आप बता रहे थे कि ऑस्ट्रेलिया के साथ हमारे जो रिश्ते हैं वो कितने अहम रहे हैं, और यहाँ पर इस दौरे में भी किस तरह ये खास रहने वाला है। लेकिन एक खास बात ये भी है कि भारतीय समुदाय के लोगों को पीएम कल संबोधित करने वाले हैं, और उससे पहले वैसा ही प्यार यहाँ पर लोगों का नजर आ रहा है जब पीएम को रिसीव करने के लिए वो आए। जी बिल्कुल, देखिए प्रधानमंत्री मोदी जब सिडनी में उतरे हैं एयरपोर्ट के बाहर बड़ी तादाद में भारतीय समुदाय के जो लोग हैं
वो उनकी अगवानी के लिए, उनके स्वागत के लिए खड़े हैं। और अमूमन हम ये देखते आए हैं कि प्रधानमंत्री मोदी का जब भी किसी देश का दौरा होता है तो वहाँ भारतीय समुदाय के लोगों में एक अलग तरह का उत्साह नजर आता है, एक अलग तरह का कनेक्ट फील करते हैं। इसके पीछे की बड़ी वजह ये है कि जो भारतीय जो बाहर रहते हैं उनको ये लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी ने उनकी आवाज़ को आवाज़ दी है और एक अलग तरह का कॉन्फिडेंस उनके अंदर जो है वो आया है। और इसलिए जब भी मोदी किसी एक अहम देश का दौरा करते हैं तो वहाँ भारतीय समुदाय के साथ में इंटरेक्शन करते हैं। भारतीय समुदाय के साथ जो एक औपचारिक जो एक इंटरेक्शन है वो कल शाम को स्थानीय समय के हिसाब से 6 बजे होना है। लेकिन आज जिस तादाद में यहाँ पर भारतीय पहुँचे हैं नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए, तो वो एक ये जज्बे को दिखाता है कि कैसे अपने प्रधानमंत्री को अपने बीच पाकर वहाँ के जो भारतीय हैं, भारतीय मूल के जो लोग हैं वो उत्साहित हैं। तो ये एक परंपरा सी चल पड़ी है। प्रधानमंत्री मोदी 2014 में जब से प्रधानमंत्री बने उसके बाद से हमने देखा है कि लगातार अलग अलग देशों में इस तरह के नज़ारे देखने को मिलते हैं। ये बड़ा दिलचस्प हुआ यहाँ पर जब अमेरिका का दौरा भी पीएम को जो करना है आगे, उसको लेकर भी जो खबर आई थी कि जो बाइडेन उनसे कह रहे थे कि आपका क्रेज वहाँ पर कितना है, आप देखिए कि लोग उस डिनर में भी शिरकत करना चाहते हैं। तो ये जो कल का कार्यक्रम यहाँ पर होना है पीएम का, यहाँ पर जो भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित करेंगे, ये किस तरह का कार्यक्रम होगा, इसकी क्या तैयारियां जो है वहाँ पर की गई? ताबिश, आपकी आवाज़ मुझे साफ नहीं आ रही। उमा, ये जो कल का कार्यक्रम होना है भारतीय समुदाय के लोगों का, जहां पीएम मोदी मौजूद होंगे, उनको संबोधित करेंगे, ये किस तरह का कार्यक्रम होगा, इसके लिए क्या तैयारियां जो है वो की गई हैं? जाहिर है लोगों के बीच तो काफी उत्साह है, वो यहाँ पर भी दिख रहा है। जी बिल्कुल, देखिए जैसा कि हम लगातार अपने दर्शकों को बता रहे हैं, कल शाम स्थानीय समय के हिसाब से जो 6 बजे है वो एक कार्यक्रम रखा गया है जिसमें बड़ी तादाद में जो भारतीय समुदाय के लोग हैं वो हिस्सा लेंगे। हमने देखा है कि किस तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने अपने विदेशी दौरों के दौरान भारतीयों के साथ इंटरेक्ट करने का, उनको संबोधन करने का एक परंपरा सी बनाई है जो लगातार 2014 से हम देखते आ रहे हैं। कल का ये संबोधन इस लिहाज से अहम है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के जो प्रधानमंत्री हैं वो भी संबोधन के दौरान भारतीय प्रधानमंत्री के साथ मौजूद होंगे। तो ये अपने आप में एक नई बात है क्योंकि यूजुअली होता ये है कि जब प्रधानमंत्री मोदी किसी देश में होते हैं और भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित कर रहे होते हैं तो अमूमन वो वहाँ पे खुद ही होते हैं, उनके साथ उस देश के जो राष्ट्र प्रमुख हैं वो नहीं होते। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में उन्हें ये जा रहा है कि जो प्रधानमंत्री अल्बनीज़ हैं वो भी वहाँ पे साथ होंगे और इस बाबत उन्होंने अपनी तरफ से एक बयान भी दिया है और उन्होंने ये कहा है कि ऑस्ट्रेलिया में जो डाइवर्सिटी है, जो वहाँ की विविधता है, उसको ये प्रदर्शित करना चाहते हैं। भारत और ऑस्ट्रेलिया 2 बड़े लोकतंत्र हैं, लोकतांत्रिक देश हैं और दोनों ही देश जो हैं अपनी लोकतांत्रिक जो परंपराओं को लेकर काफी सजग रहते हैं। काफी महत्वपूर्ण सब रहने वाला है यहाँ पर। बहुत शुक्रिया आपका इस सब जानकारी के लिए।